हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूटेट की प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने यूटेट का पेपर पहले दिया हो या फिर अगर आप पहली बार देना चाह रहे हो तो ये आपके लिए सीरीज़ इसलिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन पेपर्स में, जहाँ से आपको 50% के आसपास लगभग आपको पुराने पेपरों से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ओवरऑल की बात करें, पुराने पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें या फिर उसके सराउंडिंग जो क्वेश्चन का जो सिनेरियो रहता है वो आपको 50 to 60% देखने को ईजिली मिल जाता है। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर यूटेट के मार्क्स में बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज़ को हमने लॉन्च करी है। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, रेगुलर हमारी क्लासेस आ रही है शाम के 8 बजे। तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारी जो क्लास है वो है सीडीपी की क्लास रहेगी। सीडीपी के पेपर सॉल्व करेंगे हम। 2023 का ये पेपर है, पेपर फर्स्ट का सीडीपी का सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहेंगे आज इस वीडियो में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जिसका नाम है पुनर्बलन सिद्धांत, उसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशनल कंडीशन थ्योरी कहा जाता है इसको, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में शिक्षक का विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो टीचर और विद्यार्थी के मध्य जो है वो बातचीत कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उद्देश्य केंद्रित, ऑब्जेक्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब आप लोगों की लैंग्वेज, आप किस चीज़ में बात करना चाह रहे हो वो आपके उद्देश्य उसके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको शिक्षम जो अधिगम है वो किसके बेस पे होना चाहिए, तो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। अगर अधिगम की बात करेगा तो वो हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड। लेकिन ये बोल रहा है संप्रेषण, मतलब बातचीत आपके बीच में किसी होनी, तो आपकी बातचीत जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होनी चाहिए। ऑप्शन ए उद्देश्य केंद्रित राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों को ठीक, शाबाश, यानी कि बहुत अच्छा, इस तरीके से जो वर्ड यूज करे जा रहे हैं वो कहना क्या है? अशाब्दिक पुनर्बलन, शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। आपने सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड बोले और शाब्दिक वर्ड, ऐसे वर्ड जो बोले जो शाब्दिक हैं, जो बच्चे को क्या करते हैं, ये आपको क्या करते हैं, अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन देते हैं उनको और वो चीज़ों को करने के लिए। ऑप्शन डी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूडेड, बच्चों के दृष्टिकोण को समझना, बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। अब इनमें से कौन सी काउंसलिंग में नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, बच्चों को अनुशासन में रखना। काउंसलिंग के लिए बच्चे के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है, उसको सुनना जरूरी है। आप सुनोगे तभी तो समझोगे उसको, और उसके बाद उससे बातचीत जो है, अगर आप उसे पोलाइटली बात नहीं करोगे, फ्रेंडली बात नहीं करोगे, तो वो आपको परामर्श देने ही नहीं देगा, या आप उसे परामर्श दे ही नहीं सकते हो। तो अनुशासन का इस पर कोई रोल नहीं रहता, किस पर? काउंसलिंग में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि शिक्षण के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, फ्रोबेल जो थे खेल विधि के प्रतिपादक कहा जाता है इनको, या फिर इन्हें किंडरगार्टन मेथड कहा जाता है, इंग्लिश में को बोलते हैं किंडरगार्टन मेथड। ऑप्शन डी फ्रोबेल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, विकास बढ़ता है, विकास कहाँ से बढ़ता है? अगर आपने हमारी क्लासेस ली होंगी तो पहली क्लास में ही ये चीज़ें, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसी में ये चीज़ इंक्लूड करेगी। तो ये बढ़ता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर को। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक जो आपका डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, सामाजिक परिवर्तनों का सर्वाधिकारी कार्यकारी कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तनों का सर्वाधिक कार्यकारी कारक, अब हैं तो सभी, लेकिन सर्वाधिक क्या है? जाति, धर्म, शिक्षा, सरकार। आप आंख बंद करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सोसाइटी के वेलफेयर में, सोसाइटी की चेंजेस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए।
अब देखिए जो ये कह रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से, जो लर्नर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई स्लो सीखता है, कोई देर में सीखता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो बच्चे लेट से सीखते हैं हो सकता है कि वो अनुभव के थ्रू जल्दी सीख जाएं और उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप हो वो कम हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, रोजगार के लिए अधिगम को तैयार करना, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, अधिगम को सुगम बनाना, आत्मविश्वास को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 9 का जो सही हो जाएगा वो अधिगम को सुगम बनाना। ठीक है, तो शिक्षक कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो अधिगम को, बच्चे की लर्निंग फैकल्टी को, उसको अच्छा बनाना है और अधिगम को बनाना है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन है उसके लिए जरूरी है, किसके लिए, स्कूलों की गुणवत्ता के लिए ये जरूरी है। ठीक है, टीचर की क्वालिटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अच्छे अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है। वह बच्चों की अच्छी गुणवत्ता के नोट्स लिखाए, वह बच्चों को अपने नोट्स स्वयं तैयार करने को दे, वह बच्चों को विषय में पूर्ण ज्ञान विकसित करे बच्चों का, वह बच्चों के चिंतन को उत्प्रेरक करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों, आप बच्चे की चिंतन को बढ़ाने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो चिंतन बढ़ाना, ज्ञान विकसित करना, या फिर क्योंकि ज्ञान जो होता है वो स्पेसिफिक हो जाएगा, विषय का ज्ञान स्पेसिफिक डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, बजाय किसके आप उसके क्रिटिकल थिंकिंग को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो वो पढ़ी हुई चीज़ों को समझेगा, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की भलाई के लिए बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने की अभ्यास करना बिल्कुल ज़रूरी है। अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना ये भी जरूरी है। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कथन प्राय लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती है, यह क्या है। तो यह है एक लैंगिक पूर्व धारणाएं। ठीक है, यह है एक जेंडर बाइज्ड जजमेंट है, जिसमें क्या कहा जाता है, वो पहले से सुनी सुनाई बातें हैं कि लड़कियां विज्ञान गणित में कमजोर होती हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह आधार पर एक धारणा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, 2 से 6 वर्ष की आयु अवस्था कहलाती है, ये आपको आना जरूरी है। ये कहलाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अगर आप 0 से 2 वर्ष के लिए जाओगे तो वो शैशवावस्था, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था और 12 से आगे 19 तक या 18 तक ये आपका किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, समुदाय के सहारे पर, अध्यापक की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अध्यापक की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर डिपेंड करता है। क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर अलग अलग टाइप्स के बच्चे, टाइप्स कहने का मतलब है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, उसमें सभी टाइप के बच्चे इंक्लूड हो, जिसमें कम्युनिटी वाइज या फिर कास्ट एज के आधार पर या फिर अलग जो फिजिकल ग्रोथ होती है उनके आधार पर जितने भी जो बच्चे हैं वो एक साथ एक छत के नीचे एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रीना हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि बीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह उनके विकास के सिद्धांत पर, किस विकास के सिद्धांत पर आधारित है। यह है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज ये कहलाते हैं कि हर एक बच्चे का अपने अपने सीखने का नज़रिया होता है, किसी भी चीज़ को देखने का अपने नज़रिया होता है, तो उसके आधार पर वो किसी चीज़ को जल्दी या किसी चीज़ को देर में सीखता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं दो बच्चों के बीच में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। पुनरावृत्ति, प्रतिधारणा, स्वचिंतन और सार को दोष देना। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिधारणा। अब बेंड्यूरा एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कुछ बच्चों को बैठाया और उनको एक मूवी दिखाई। मूवी में क्या होता है कि, और वो मूवी में एक आदमी होता है, वो उसको एक डॉल दी जाती है, तो वो डॉल को काटता पीटता है। ठीक है, चाकू लेके काटता है, उसको फाड़ देता है, उसके साथ बहुत मतलब क्रूरल एक्टिविटी करता है उसमें। तो उसके हिसाब से क्या होता है
तो बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। उसके बाद बच्चों को डॉल दी जाती है तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं उस डॉल के साथ, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छी स्टोरी। अगर आपने यूट्यूब पे नहीं देखी हुई तो बेंड्यूरा एक्सपेरिमेंट करके डाल के आप देख सकते हो। तो वो बच्चे रिटेंशन से सीखते हैं, प्रतिधारणा से सीखते हैं। ऑप्शन बी इसके लिए फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। अब देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा जो फ्रोबेल था वो था खेल विधि का प्रतिपादक, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका परियोजना विधि के प्रतिपादक, तो किलपैट्रिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किलपैट्रिक बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, ठीक है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय और फैक्ट्री विद्यालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रगतिशील विद्यालय। उनका कहना था कि लैब विद्यालय में होने चाहिए करके, तो इसके लिए वो प्रगतिशील विद्यालय के लिए इन्होंने डेफिनेशन दी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी में किया जा रहा है, ठीक है। भौतिकी मतलब उसने मैथ्स में कोई चीज़ सीखी, उसका यूज वो फिजिक्स में कर रहा है। तो ये किस तरीके का उदाहरण है? तो ये सकारात्मक अंतरण का उदाहरण है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर है वो चीज़ का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यूटेट के जो है फेवरेट हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये कहना थोड़ा सा ये किस तरीके के सिद्धांत है, या फिर हो सकता है इसके बदले ये पूछ दे कि ये किसका कथन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है यूटेट पूछता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर होकर चलना है। फिलहाल के लिए इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत है कि विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली एक सिद्धांत है या प्रक्रिया है। आगे देखिए, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? मैकडूगल द्वारा, सिम्पसन द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा, अब्राहम मास्लो द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने सबसे पहले मूल प्रवृत्तियां जो हमारे इमोशन थे उसका डेवलपमेंट किया, और उसने बताया था कि हमारे एक इंसान के पास 14 तरीके की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। उसमें से एक अभिप्रेरणा भी है। तो इसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो मैकडूगल ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अध्यापन करना, बड़ों द्वारा कही बात को स्वीकार करना, किसी बात को परखने और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकार करना, उसे सत्य स्वीकार करने के लिए कहना। देखिए साइंस का जो अभिवृत्ति है उसको विकास करने का मतलब साइंटिफिक सोच आपकी किस तरीके से आएगी, कहने का मतलब यह है। तो साइंटिफिक सोच आप में कब आएगी? जब आप किसी बात को परखोगे और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकार करोगे, तब आपकी सोच कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक सोच है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे देखिए, कक्षा 1 व 2 के बच्चे शीघ्र पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं, अमूर्त अनुभव से ज़्यादा शीघ्र सीखते हैं और मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्त अनुभव से। वो चीज़ जो मूर्त अवस्था में चीज़ें हैं, जैसे उनको काउंटिंग सिखानी है, आपने उनको एक चौक के टुकड़े पकड़ा है, तो चौक के टुकड़ों से या फिर आपके जो काउंटिंग बार्स होती हैं आप उसमें सिखा रहे हो, तो वो मूर्त अनुभव से जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, छात्रों के विषय में ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो टीचर के पास ये सारी टाइप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वार्षिक परीक्षाओं में उत्पन्न होने वाली आवश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल आवधिक परीक्षण, दूसरे विद्यालयों के अध्यापक द्वारा परीक्षण, कोई परीक्षण नहीं, आवधिक परीक्षण और सुधारात्मक उपायों के साथ। तो आपको पॉजिटिव जो है ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन डी ही लग रहा है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? ठीक है, बात करने वाले को दंडित करने वाला, उदासीन हो, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाने वाला, सोचता है कि बातचीत के संसाधन को किस रूप में प्रयोग किया जा सके। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को ... की आवश्यकता होती है। बच्चे को डांटने की, बच्चे को नियंत्रण में रखने की, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, बच्चे को प्रेरित करने की। तो पॉजिटिव जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है,
विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो यह विचार किसके द्वारा कहा गया? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही गई है? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में कहा था बच्चे को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, इस तरीके के बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो उन डेवलपमेंट के आधार पर वो क्या क्या सीखता है, तो उसको कैटेगराइजेशन किया था, जिसमें एक ये भी था कि भाषा वो किस उम्र में सीखता है और भाषा और उसके विचार उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बड़ों की तरह, पिता की तरह, सामान्य दोस्त की तरह? अब देखिए यहाँ पर आप छोटे बच्चों को ट्रीट कर रहे हो, तो छोटे बच्चों को कैसे सिखाओगे? पेपर का जो पूछने का तरीका है वो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, तो दोस्त की तरह बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे सीडीपी फर्स्ट पेपर 2023 की ये वीडियो है। 2023 का पेपर था और सीडीपी का पहला पेपर 1 से 5 तक के लिए जो पूछा जाता है उसकी भी वीडियो है। और बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग पूरी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें सीडीपी के बाकी जो सेक्शन है, चाहे वो 5th से लेके 8th तक का पेपर हो या फिर अगले सालों का पेपर है, वो पूरी इस सीरीज़ में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना भूलिए मत, या आपकी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।